हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूजफुल रहेंगे जेई मेंस और नीट एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर separates एयर refractive index 1 from glass refractive index 1.5. The center of curvature is in the glass. A point object P placed in the air is found to have a real image Q in the glass. The line PQ cuts the surface at point O and PO is equal to OQ. As shown in the figure, find the distance of the object from the spherical surface. तो देखिए, ये spherical surface है और ये हमारी ऑब्जेक्ट भी है। हमको ये इसकी डिस्टेंस निकालनी है। हमको ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। और ये जो लाइन पी क्यू है, ये देखिए, ये लाइन पी क्यू है, कट द सरफेस एट द पॉइंट ओ। और ये रियल इमेज फॉर्म कर रही है, तो इसके लिए यहाँ से जो रेज निकलेंगे ये कन्वर्ज हो जाएंगे पॉइंट ऑन द इनसाइड द ग्लास। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रियल इमेज जो है ग्लास में फॉर्म हो रहा है। रियल इमेज मतलब रेस कन्वर्ज हो रही है और पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारी एयर में। तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया आपको 1 दिया गया है, ये ग्लास है। तो देखिए दोस्तों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है आपको 1.5। अब हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम में हमको पूछा गया है कि इस प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ये जो पी ओ है ये आपका ओ क्यू है। मतलब अगर मैं पी ओ को ये अननोन लेता हूँ, मुझे ये फाइंड करना है, तो दैट इज इक्वल टू ओ क्यू, मतलब ये भी हमारा एक्स रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब म्यू टू आपका ग्लास है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी गई है 1.5। वी आपकी इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ली, यहाँ पर एक्स लिया गया है और म्यू वन आपका 1 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका यू है, वो भी मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पर माइनस एक्स रहेगा। म्यू टू आपका 1.5 है, एयर आपका 1 है और आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखिए, ये फॉर्मूला जब हम सॉल्व करने लेंगे तो ये क्या बनेगा, 1.5 प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन आर। राइट, इसके बाद आप देखिए ये क्या रहेगा आपका, 1.5 प्लस 1 आपका कितना रहेगा, 2.5 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय आर। तो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ये पॉइंट्स को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए, ये 25 अपॉन 5 क्या रहेगा, 5 रहेगा। 5 इज इक्वल टू एक्स बाय आर। दैट मीन्स आवर एक्स शुड बी इक्वल टू 5 आर। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को बराबर यहाँ पर 5 आर के डिस्टेंस पे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट को आप बराबर यहाँ पर 5 आर के डिस्टेंस पे रखते हो और एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, तो हमको रियल इमेज बराबर शार्प 1.5 आर में ही मिलेगी, 5 टाइम्स ऑफ आर में मिलेगा। तो हमको ये जो शार्प इमेज है वो 5 आर में मिलेगा। जो ये जो स्पेरिकल सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बराबर 5 आर पे रखा हुआ है तो इमेज भी मुझे बराबर ये 5 आर पे मिलेगा। राइट, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है तो ये रियल इमेज है। इसके लिए रेस क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ए बी एंड सी डी आर टू ग्लास स्लैब्स। द मीडियम बिटवीन दी स्लैब्स आर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट क्यू। यानी कि ये मिनिमम एंगल निकालना है so that the ray is totally reflected by both the slab। यानी कि ये रे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए by both the slabs।
अब ये टी आर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, और आप टी आर जानते हो मतलब क्या है, लाइट की पूरी पावर अंदर चाहिए। तो ये लाइट आएगी, इसकी पूरी पावर अंदर आनी चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम एंगल हम चूज करेंगे उसको बोलेंगे क्रिटिकल। सबसे पहले इसके लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं इस पॉइंट के लिए। तो आप देखिए म्यू टू इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन 90। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रे रहेगी यहाँ से, यानी ये 90 पे रहेगी। तो ये क्या रहेगा, म्यू टू आपका 2 है, तो ये साइन सी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। म्यू वन अंडर रूट 2 है, साइन 91 आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये साइन सी हमारी क्या आएगी, यहाँ पर जो साइन सी रहेगी ये अंडर रूट 2/2 आ जाएगी। तो ये साइन सी जो बनेगा आपका, ये बनेगा, ये हाफ है यहाँ पर, और ये 2 है, 1 माइनस हाफ रहेगा यहाँ पर। साइन सी देखिए अब क्या बनेगा, साइन सी आपका बनेगा 1/2। ये 1 रहेगा, 1 माइनस हाफ यानी कि 1/√2, यानी कि सी आप बोल सकते हो कि 45 डिग्री होना चाहिए। अगर आप सी को 45 डिग्री ले लो तो लाइट की पूरी पावर अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो या और यानी कि इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 45 डिग्री। तो टी आर होने के लिए ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 45 डिग्री के। तो उस समय क्या होगा, लाइट की पावर पूरी अंदर आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो बता रहा है कि ये एंगल आपको ऐसा चूज करना है कि यहाँ पर भी टी आर चाहिए, यहाँ पर भी पूरी लाइट की पावर अंदर नहीं चाहिए। ये जो लाइट आई हुई इसकी पावर पूरी यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो ठीक है, उसके लिए भी हम फाइंड करेंगे। दैट इज म्यू टू साइन यहाँ पे C1 ले लो, दैट इज इक्वल टू म्यू 3 साइन 90। अब म्यू टू जो रहेगा, देखिए लाइट पास होनी चाहिए मोर डेंजर टू लेस डेंजर जो हो रहा है, 2 इंटू साइन C1 इट इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 3 दिया हुआ है। सेकेंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये अंडर रूट 3 दिया है, राइट, अंडर रूट 3, और ये 91 हो जाएगा। तो साइन C1 जो है ये आपका अंडर रूट 3/2। इसका मतलब ये C1 जो होना चाहिए ये इक्वल टू आपका 60 होना चाहिए, तब ये टी आर होगा, मतलब एटलीस्ट 60 होना चाहिए। दैट फॉर C1 अगर आप चाहते हो कि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए, पावर पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो एटलीस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 60, मतलब C1 जो मिनिमम होना चाहिए वो 60 होना चाहिए, ताकि लाइट की पावर पूरी अंदर आ जाए। अगर आप इसको 60 करना चाहते हो, यानी कि इसको अगर आप 60 करना चाहते हो, अगर आप इसको 60 करना चाहते हो तो देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, हाँ, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पैरेलल है, और देखिए ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये भी आपका 60 होना चाहिए। इसका मतलब सी शुड बी, मिनिमम एंगल जो होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट क्यू। इसका आंसर जो है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट क्यू, minimum angle of incidence at Q should be equal to 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको लाइट की पूरी पावर मिलेगी, नहीं तो ये लाइट बाहर चली जाएगी। अगर ये 60 से कम हो गया, 60 से ये कम हो गया, तो यहाँ पर जो 60 से कम हो गया तो ये लाइट तो इधर आएगी पूरी पावर की, लेकिन यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी तो लाइट की पूरी पावर नहीं अंदर आएगी। तो यानी कि ये बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो मिनिमम ये कितना हम रख सकते हैं, मिनिमम हम जो रख सकते हैं ये 60 रखना पड़ेगा। 60 तक अगर आप रखोगे मिनिमम,
तब क्या होगा, ये 60 रहेगा और लाइट की पूरी पावर अंदर आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दी गई है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म है और लाइट यहाँ पर देखिए, अगर ये नॉर्मल जा रही है, लाइट आपकी अगर नॉर्मल जा रही है मतलब 90 डिग्री एंगल पे जा रही है, तो लाइट कांच के अंदर रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, ऑफ एपेक्स एंगल, यानी कि ये एंगल इसका 30 दिया हुआ है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 2, यानी कि ये जो मटेरियल है ये अंडर रूट 2 है। फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द रे ऑफ लाइट, यानी कि आपको इसकी डिविएशन निकालनी है। अब देखिए, ये जब यहाँ पे जब ये पास होगा तब क्या होगा, तब ये डिवेट हो जाएगा क्योंकि ये ग्लास से लेके एयर में जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, ये फेस को नॉर्मल है लेकिन ये फेस को नॉर्मल नहीं है, तो इसको यहाँ से क्या होना पड़ेगा, डिवेट होना पड़ेगा, यानी कि ये एयर में जा रही है तो इसके लिए नॉर्मल से इधर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि लाइट की स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी। हमको पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द रे ऑफ लाइट। तो एंगल ऑफ डिविएशन मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, तो ये डिविएशन निकालना हमको। ठीक है, अब क्या होगा, ये 90 है तो ये 120 है तो ये 60 है, 120 और ये 60, तो ये 60 डिग्री है। राइट, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि ये नॉर्मल है, इसका मतलब इसको 30 होना पड़ेगा, इसको 30 होना पड़ेगा। और ये देखिए, ये हमारी रे है, ये रे को हमारी ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये मुड़ गई, यानी कि लाइट ये बेंड हो गई है। तो ओरिजिनली रे को देखिए, ये रे को लाइट जो है इसको ये इस तरह से जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ी सी दूर चली गई है रे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा डिविएशन है। अब ये ऐसा है लाइट और ये देखिए ये ऐसा है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो ये आपका 30 रहेगा। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये बराबर आपका 30 रहेगा। अब आपको डेल निकालना है। अब क्या है, ये जो है ये 30 डिग्री और ये आपका डेल है, ये हमको डेल निकालना है। तो ये जो ये पूरा एंगल जो बनेगा, ये देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, और ये जो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे। एन एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। An angle made by the incident ray with the normal, angle made by the incident ray with the normal, it is called as angle of incidence. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आर को इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा एयर है। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं, दैट इज 1। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इजीली आप फाइंड कर सकते हैं इस आर को। जैसे आपका μ1 जो है आप जानते हो अंडर रूट 2 है, आई भी आप जानते हो 30, μ2 भी आप जानते हो, तो आर आपका निकल ही आएगा। तो μ1 देखिए ये अंडर रूट 2 है, ये आपका साइन आई है, μ2 जो है आपका एयर है तो ये 1 है, ये आर हमारा निकल ही आएगा यहाँ पर क्योंकि आई जो है ये देखिए हमारी 30 है और साइन 30 की वैल्यू इजीली निकल जाती है। साइन 30 जो हाफ है, साइन 30 हमारा हाफ है, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा तो ये आपका साइन आर रहेगा। तो ये हाफ है तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 45 डिग्री, यानी ये जो आर है आपका 45 डिग्री है। दैट मीन्स व्हाट इज डेल, डेल इज वेरी इजी नाउ, दैट इज आर -30 and therefore it is 45 -30 and that is 15 डिग्री। ये देखिए दोस्तों ये आंसर है, तो डिविएशन जो रहेगा आपका 15 डिग्री रहेगा। ये प्रॉब्लम
बहुत ही इजी था और ये ज्योमेट्री मेथड से निकल जाता है। यूजुअली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक जो रहता है ये ज्योमेट्री मेथड से ही निकलता है, ज्योमेट्रिकल मेथड से। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते ही है, प्रॉब्लम नंबर 4। और देखिए ये रेडिएक्टिविटी में से है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ट्रिटियम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 25 ईयर्स गिवन हाफ लाइफ इज 12.5। यानी हाफ लाइफ में वो आधा हो जाएगा और ये 25 है, सेकेंड लाइफ में और आधा हो जाएगा, मतलब आंसर 1/4 रहेगा। एक सिंपल है, ओरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये n जो है ये बचा हुआ है, n0 हमारी ओरिजिनल है। और अगर हम फर्स्ट हाफ लाइफ ले रहे हैं, अगर हम फर्स्ट हाफ लाइफ ले रहे हैं, ये n कितना रहेगा, n0/2⁻1। अगर आप सेकेंड हाफ लाइफ लेते हो तो n हमारा रहेगा n0/2⁻2। इसका मतलब हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n0/2⁻n। n क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब हमारे नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम t इज इक्वल टू n0/2⁻n। मतलब कितने ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे आफ्टर n हाफ लाइफ, ये हमारा इक्वेशन बचेगा, ये हमारा इक्वेशन रहेगा। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट आफ्टर n हाफ लाइफ, n इज इक्वल टू n0/2⁻n। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, n0 इज द number of nuclei at time t is equal to 0, that will be equal to 1/2n। और यही हमको निकालना है कि फ्रैक्शन ऑफ द ट्रिटियम विल रिमेन अनडिकेड, मतलब अनडिकेड मतलब कितना ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ है आउट ऑफ टोटल, और ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अगर आप देखिए टाइम पीरियड टी लेते हैं तो इसमें हाफ लाइफ कितना है, 1 है। तो टाइम टी में कितने हाफ लाइफ रहेंगे, टाइम टी में हमारे हाफ लाइफ कितने रहेंगे, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन टाइम टी। तो n इंटू टी इज इक्वल टू स्मॉल टी। इसका मतलब n क्या है हमारा, t/t है। तो n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन टाइम t। तो इसका मतलब n/n0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू t/t। टी हमारा हाफ लाइफ है और टी देखिए कितने टाइम में हमको निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ट्रिटियम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 25 ईयर्स, हाफ लाइफ 12.5 है। आफ्टर 25 ईयर्स यानी कि 25 डिवाइड बाय 12.5, 25 डिवाइड बाय 12.5, तो ये आपका 2 रह जाएगा। तो व्हाट फ्रैक्शन इज रिमेनिंग, तो देयरफॉर आप दीजिए आंसर जो रहेगा व्हाट फ्रैक्शन इज रिमेनिंग, यानी कि आउट ऑफ टोटल कितना बचा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू ½ 2 दैट विल बी 1/4। तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर रहेगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत इजी है, हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड विद टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आप हाइड्रोजन एटम कितनी रहेंगी, -13.6। तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 12, 2 3 6 7, 2 1 27.2, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन एटम में वो रहेगी ग्राउंड स्टेट में, सिर्फ ग्राउंड स्टेट में रहेगी -27.2। लेकिन कोई भी स्टेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है इलेक्ट्रॉन का वो रहता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।